हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में एक डर बना रहता है, और डर इस बात का कि हम जिस एम को अचीव करने के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप सोचिए मत, आप डरिए मत, बस प्रयास करते रहिए। और आपके लिए मेरे पास जो आज लाइन है वो ये है कि नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार नजर आती है। तो सफलता पाना है, सफल होना है, तो बस ये जो मुश्किलें आ रही हैं इसको पार करके, इसको खत्म करके और इसके उस पार निकल जाइए। उस पार ही आपका एम, आपका लक्ष्य जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। राइट। चलिए, इसी एटीट्यूड के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में पढ़ाई करते रहिए, है ना। आइए देखिए कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो था लास्ट क्लास का 17 जुलाई का, वो ये था कि विथ होम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप फॉर द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता जो है वो किया है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने FSSAI के साथ समझौता किया है। और किसके लिए किया है, तो यहाँ पर याद रखिए कि भाई ये जो FSSAI के साथ में समझौता हुआ है, इसके लिए समझौता हुआ है, तो ये समझौता है दो चीज़ों के लिए। कि अगर आप देखिए तो फूड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, राइट, सुरक्षित और जो पोषक तत्व से युक्त भोजन है उसको पर्याप्त मात्रा में वहां तक सशस्त्र बलों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जो समझौता है वो किसके साथ में हुआ है, वो FSSAI के साथ में हुआ है। FSSAI की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे FSSAI को, तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट। तो ये याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में FSSAI काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और करंट में अगर मैं बात करूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है मनसुख मंडाविया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये याद रखिए, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। मंडाविया, राइट। तो ये याद रखिए। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि सर किसके साथ में ये समझौता हुआ है, तो समझौता हुआ है FSSAI के साथ में। किस चीज़ को लेके, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को लेके। FSSAI का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो करंट मिनिस्टर है उनका नाम है मनसुख मंडाविया, राइट। अब ये बात आती है कि सर इस चीज़ की शुरुआत की क्यों गई है, तो ये याद रखिए कि जो मिलेट्स हैं, है ना, जो मिलेट्स हैं या जिसको आप बाजरा के नाम से जानते हैं, तो जो बाजरा है, बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा का जो उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज्यादा पोषक तत्व जो हैं वो आपको मिलेट्स में मिलेंगे, और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। अब मिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो बजट आया है, अगर आपको नॉलेज होगा तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक वर्ड यूज किया था इन मिलेट्स के लिए, और उन्होंने ये बोला था कि हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला हम श्री
अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं। और श्री अन्न किसको बोला गया है? तो श्री अन्न बोला गया है मोटे अनाज को। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर इस तरीके की जो टाइड हुआ है या समझौता हुआ है, वो किसके साथ में हुआ है? एफएसएसआई के साथ में हुआ है। और ताकि क्या किया जा सके, बाजरा से संबंधित चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, श्री अन्न से संबंधित चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाई जाएँ। इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। श्री अन्न कहाँ पर सुना गया? तो इस साल का जो बजट आया हमारा यूनियन बजट, उस यूनियन बजट में हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने श्री अन्न नाम दिया है किसको? देश के मोटे अनाजों को। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वहां पर बोल रहा है कि विच कंट्री हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वाज अवार्डेड टू पीएम मोदी। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में मोदी जी जो हैं वो 2-3 देशों के दौरे में गए हुए थे। और वहाँ से अगर आप देखिए तो फ्रांस गए, मतलब मिस्र का दौरा किया, फ्रांस का दौरा किया, देन यूएई का दौरा किया और वापस 15 जुलाई को देश में आ गए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यार देश के जो पीएम हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दौरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दौरे से देश और दूसरे देशों के साथ में जो संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं, आपके देश का इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत हो रहा है, तो उस दौरों में कोई समस्या नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो भारत की अगर हम देखें, इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत की स्थिति है, जो भारत की कंडीशन है दूसरे देशों की तुलना में, वो बहुत टॉप पर बनी हुई है। और उसका रीज़न है कि हमारे जो संबंध हैं दूसरे देशों के साथ में वो काफ़ी मजबूत हैं। और उन्हीं संबंधों के कारण, जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन और रसिया का वॉर होता है, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई मीडिएटर के तौर पर ये चीज़ें भारत की तरफ से आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं से हमको हमारे जो नॉन एनआरआईज हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करना होता है, तो दो देश जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भारत की, मतलब स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के एनआरआईज को वहाँ से उन देशों से बाहर निकालने के लिए वो अपनी लड़ाई को कुछ घंटों के लिए बंद कर देते हैं। तो ये भारत की स्थिति है ना, ये मजबूत स्थिति है। और इस मजबूत स्थिति का जो क्रेडिट जाता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। अब देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार की हैं। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से, सर्वोच्च सम्मान जिसको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये किस देश का सम्मान है? तो ये फ्रांस का सम्मान है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि भाई किस कंट्री के अभी दौरे पर हैं और कहां पर हैं, तो हमने ये देखा था कि फ्रांस के दौरे पर हैं। और फ्रांस का जो बेस्टिल डे अगर हम बात करें, तो फ्रांस में मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो किस कंट्री से ये अवार्ड उनको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है उनको फ्रांस से। और फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए थे। बात समझ में आ रही है? बेस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए। और बेस्टिल डे क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बेस्टिल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये भी मैं बता चुका हूँ। और बेस्टिल डे जो है वो फ्रांस में किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताइए आप मुझे कि बेस्टिल डे जो है वो कब मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम याद रखिएगा कि फ्रांस ने क्या दिया है इनको, सर्वोच्च सम्मान, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। बात समझ में आ रही है? फ्रांस के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो इनका नाम है इमैनुएल मैक्रो। इनको अगर आप देखेंगे तो इनका नाम है इमैनुएल मैक्रो, राइट। और इसमें एक चीज और याद रखिए कि अभी इस सम्मान के पहले किसी और देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया था। और वो किस देश के द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था मिस्र के द्वारा। और वो सम्मान क्या था? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो यहाँ पर दो चीजें तो आप याद रखिए कि दो देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है? मोदी जी को। फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है और मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिला है। और इन दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बन गए। बात समझ में आ रही? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें तो बोल रहा है कि विच इंडियन वॉन द फर्स्ट गोल्ड इन द 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप।
एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? उस भारतीय का नाम है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी ने हाल ही में क्या किया, 100 मीटर हर्डल्स में ये पहला गोल्ड जीता और ये ऐसा करने वाली, इसमें इनको मेडल मिलने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन हो गई हैं जो यहाँ पर इनको गोल्ड इस चीज के लिए दिया गया है। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हो गई हैं। बात समझ में आ रही है? क्या नाम है इनका? ज्योति यारा जी। अब अगर मैं बात करूं कि सर कहां पर हो रहा था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, तो ये हो रहा था बैंकॉक में, राइट। ये कहां पर हो रहा था? ये हो रहा था बैंकॉक में। और बैंकॉक में अगर आप देखेंगे तो ये हुआ, और कब से कब तक हुआ? तो बैंकॉक में ये हुआ 12 से 16 जुलाई के बीच में। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इतनी चीजें याद रखें। क्या याद रखना है कि अभी किसने 100 मीटर हर्डल्स में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है ज्योति यारा जी। और वो कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर होस्ट किया गया है? वो किया गया था बैंकॉक में, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। आप आईपीएल के हिस्ट्री को चेक करिए, आप भारतीय क्रिकेट की शुरुआत को देखिए, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु हैज बिकम द 70th इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच। तो अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय जो हैं वो कौन हो गए हैं? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। अगर इनके आप डोमेस्टिक क्रिकेट के करियर को देखेंगे, इनके अगर आप आईपीएल के क्रिकेट करियर को देखेंगे, और इनका अगर आप शुरुआत देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर के तौर पर, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत ही बड़ा उभरता हुआ सितारा जो है वो बनकर आए हैं। इनका नाम है यशस्वी जायसवाल, और यशस्वी जायसवाल 17वें ऐसे भारतीय बन गए हैं जो अपने डेब्यू मैच में क्या किया है? शतक लगाए हैं। और 17वें भारतीय के साथ साथ ये तीसरे ऐसे इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ओपनिंग करते हुए शतक लगाया है अपने डेब्यू मैच में। बात समझ में आ रही है? एक तो ये याद रखें, एक ये याद रखें, और तीसरा याद रखें कि ये जो डेब्यू किया है इन्होंने और शतक लगाया वो किस टीम के खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 171 रन की पारी जो है वो खेली है। ठीक है, रन अगर आप भूल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि तीसरा प्लेयर जो ओपनर के तौर पर बना है वो कौन है? वो है यशस्वी जायसवाल। और ओवरऑल देखें तो 17वां प्लेयर जो डेब्यू मैच में ही अपने 100 लगाए वो कौन है? वो यशस्वी जायसवाल है। पहले प्लेयर की अगर मैं बात करता हूं तो पहले प्लेयर का नाम है लाला अमरनाथ, जिन्होंने 1933 में ये उपलब्धि हासिल की थी। बात समझ में आ रही है? तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो विच बैंक इनोग्रेटेड द आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। गांधीनगर में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन जो है वो किया है? तो वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, राइट। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखिए तो हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। और इसकी टैगलाइन की अगर मैं बात करूं, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने टैगलाइन ऐसी दी है, लेकिन याद रखिए आप, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपके लिए। इनकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। कुछ तो लॉजिक होगा, ठीक है। तो इनकी जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। करंट में अगर मैं बात करता हूं कि बैंक ऑफ इंडिया के सर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो उनका नाम है रजनीश कर्नाटक। जैसे आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बैंक ऑफ इंडिया के, देखिए अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो सारे पॉइंट जो हैं वो पता चले। तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये मेन मेन चीज़ें जो वनडे एग्जाम में भी जनरली पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं वो कौन है? तो वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रजनीश कर्नाटक, राइट। तो आप ये भी याद रखेंगे कि इनके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? उनका नाम है रजनीश कर्नाटक। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? गांधीनगर के, गांधीनगर में स्थापित हुआ, जिसको आप गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। और आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की गई है किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन हैज बीन लॉन्च्ड, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी सबसे ज्यादा करंट में चल रही है, सबसे ज्यादा देश को गौरव प्रदान कर रही है, वो है चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? तो अगर आप देखेंगे तो 14 जुलाई को 2:30 बजे उसको लॉन्च किया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पूछ रहा है तो ये कौन है? तो इनका नाम है पी वीर मुथुवेल। अगर हम बात करें कि मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के, वो कौन थे? तो वो थे पी वीर मुथुवेल। और याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 जो है उसको कब भेजा गया है, कब उसको लॉन्च किया गया है? तो उसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को 2:30 बजे दोपहर में। बात समझ में आ रही है? दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और किसके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। और इसरो में चंद्रयान 3 की बात करें तो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर पी वीर मुथुवेल थे। लेकिन जब इसरो के हेड की हम बात करते हैं तो इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनका नाम है एस सोमनाथ, राइट। तो इनका नाम है एस सोमनाथ। और अभी तक अगर हम चंद्रयान की बात करते हैं तो अभी तक 3 चंद्रयान, अगर हम चंद्रयान मिशन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो याद ये रखना है कि चंद्रयान मिशन में ये तीसरा था। तो पहला चंद्रयान फर्स्ट, देन चंद्रयान सेकंड, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान थर्ड। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया, तो वो किया गया 22 अगस्त 2008 को। बात समझ में आ रही है? तो चंद्रयान मिशन में जो चंद्रयान फर्स्ट था वो कब लॉन्च किया गया? 22 अगस्त 2008 को। दूसरा अगर मैं बात करूं कि चंद्रयान मिशन में चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया, तो वो किया गया 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। और सेकंड के फेल होने पर अगर हम देखें तो उसकी असफलता के बाद में उसके अधूरे चीज़ों को, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो थर्ड की अगर हम बात करें तो उसको कब लॉन्च किया गया? अभी कुछ दिनों पहले ही 14 जुलाई 2023 में। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक अगर हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं तो 3 चंद्रयान जो हैं वो यहाँ से भेजे जा चुके हैं। और करंट में जो चंद्रयान थर्ड है उस मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका नाम था पी वीर मुथुवेल। आप इतनी चीज़ों को इसमें याद रखें। बाकी मैं इसरो के बारे में, चंद्रयान थर्ड के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको इसरो के बारे में और भी बेसिक चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो आप वो क्लासेस जो है वो देखिए एक बार, राइट। चलिए यहाँ पर अगर देखिए तो कुछ और भी चीज़ें देखिए कि अगर हम बात करें, इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल LVM-3। नाम याद रखिएगा, LVM-3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च व्हीकल कौन सा था? LVM-3 था, ठीक है। इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि हु टुक ओथ द एज सुप्रीम कोर्ट जज अलोंग विद द जस्टिस उज्जवल भुइयां। उज्जवल भुइयां के साथ में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर किसने अभी हाल ही में शपथ ली है? तो हाल ही में शपथ ली है अभी SV भट्टी ने और उज्जवल भुइयां ने। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको शपथ दिलाई है जो कंट्री के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, और जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये चंद्रचूड़ है ना। तो CJI की अगर हम बात करें तो DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने शपथ दिलाई है। और किसको किसको शपथ दिलाई है? तो वहां पर याद रखिए कि एक व्यक्ति जो है उनका नाम है उज्जवल भुइयां, उज्जवल भुइयां। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है SV भट्टी, है ना। इन दोनों लोगों को शपथ दिलाई और ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करेंगे। अब अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या हो गई है, जो जस्टिस हो गए हैं, वो कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं 32। अब यहाँ पर लिखा है न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 32। लेकिन 32 के साथ में अगर याद रखिएगा तो एक जो है वो CJI भी है ना। तो टोटल मिला के संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 33। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 33। अगर सिर्फ CJI के अलावा अगर बोले, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिए नाउ द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज टू 32,
राइट। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अगर हम एक्सक्लूडेड जो CJI है ना, अगर यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो उसके बाद नंबर जो है वो 33 हो जाएगा, तो ये इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 61 kg कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलो कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो अब बात ये आती है कि सर ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो चल रही है, इसमें जो 61 kg में गोल्ड मेडल जीता है आखिर वो कौन है। तो उस व्यक्ति का नाम है, उस प्लेयर का नाम है शुभम तोडकर। अब शुभम तोडकर, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना याद रखिए। अब इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप याद रखिए कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है, तो कॉमनवेल्थ, अगर हम इसकी बात करें तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, राइट। और दूसरा इसमें याद रखिए कि ये कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 11 से 17 जुलाई तक चलेगा ये, ठीक है। ये 17 जुलाई तक हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए कि इसमें जो मेडल हैं वो कितने मिल चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 61 kg कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि भारत को गोल्ड मेडल मिला है। 61 किलोग्राम कैटेगरी में एक खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला है जिसका नाम है शुभम तोडकर। अब टोटल गोल्ड मेडल की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये चीज़ें चल रही तो वहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर जो मेडल के हैं वो हो गए हैं 20। अब 20 की कैटेगरी में या अगर आप देखिए टोटल मेडल जो है वो कितने हो गए, 20 हो गए। तो इसमें से कौन सा गोल्ड है, कौन सा सिल्वर, या कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, तो याद रखिएगा 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। तो और ये डेटा जो है वो कब तक का है, ये डेटा की अगर हम बात करें तो ये डेटा है टिल संडे, राइट। रविवार तक के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो रविवार तक जो मेडल मिले हैं भारत को वो हो गए हैं, टोटल उनकी संख्या हो गई है 20। और 20 में से 9 गोल्ड आ चुके हैं अभी तक, 9 सिल्वर आ चुके हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुके हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर वही चीजें लिखी। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि भारत के शुभम तोडकर और पोपी हजारिका ने, पुरुष में अगर शुभम तोडकर की बात करें तो 61 किलोग्राम, महिलाओं की बात करें तो 59 kg में इन दोनों को गोल्ड जो है वो मिल चुका है। टी माधवन की बात करें तो 67 किलोग्राम में उनको रजत पदक जो है वो मिला है। बात समझ में आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, ये याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी। देखिए, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में अगर हम भारत के स्थान की बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के आधार पर भारत का जो शक्तिशाली सेनाओं में स्थान बनता है वो अभी कौन सा आता है, वो चौथे स्थान पर। और चौथे स्थान पर आता है तो सर पहले पे कौन सा है, तो याद रखिएगा मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रैंकिंग बता देता हूं। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट पोजीशन की तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, मैं यहां लिख देता हूं, यूएसए। सेकेंड पोजीशन पे आता है रसिया और थर्ड पावरफुल आर्मी के तौर पर जाना जाता है चाइना, राइट। फोर्थ आपको पता है ना, और वो है इंडिया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर पड़ोसियों के बारे में भी देख लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं। बात समझ में आ रही है, आवश्यकता ही नहीं है। आपके आसपास का जो पड़ोसी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि सर अगर लड़ाई हुआ तो क्या क्या कंडीशन रहेगी, कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। विश्व की चौथी बड़ी पावरफुल आर्मी, ठीक है, पाकिस्तान। बात समझ में आ रही, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, क्लियर है। चलिए, देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा था अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के आधार पर भारत की जो आर्मी है वो किस पोजीशन पे है, तो वो है 5th पे, यूएसए, रसिया और चाइना के बाद में। क्लियर है, ये याद रखिएगा।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि इंडिया जो है वो यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से भी ऊपर है। और दूसरा इसमें याद रखिए कि वीक मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भूटान और आइलैंड जो आइसलैंड है वहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे कमज़ोर मिलिट्री शासन व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर। देखिए भारत के लिए लगातार अगर जो हमारे देश में चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से खेल और बाकी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए उभरते सितारे जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और भारत में ये गौरव का ही पल है कि आप देखिए कि बेस्ट अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिल रहा है, भारतीय प्लेयर को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेहतर चीज है। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट जो है वो किसको चुना गया है, तो उनका नाम है सेल्वा प्रभु थिरुमरन। ये सेल्वा प्रभु थिरुमरन जो है वो किससे संबंधित हैं, ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। ये किससे संबंधित है, तो ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। और कहाँ से हैं ये मदुरै से बिलोंग करते हैं। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हो गए। इस अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा अवार्ड पाने वाले ये पहले एथलीट, अगर मैं लिखूं तो ज्यादा सही होगा, एथलीट जो है वो बन गए। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हो गए हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मदुरै से बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, हु वन द गोल्ड मेडल इन द 40 kg कैटेगरी ऑफ द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है ज्योत्सना सबर ने। और अभी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो अभी हमने सॉल्व किया। और मैं आपको फिर से वही डेटा बता रहा हूँ कि भाई अभी तक जो हम टिल संडे तक की बात करते हैं, है ना, हम जो टिल संडे तक की बात करते हैं तो इंडिया को जो मेडल मिल चुके हैं वो कितने मिल गए हैं, 29 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। तो याद रखिएगा कि अभी जो हमारा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में। तो उसमें अगर 40 kg कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो जीता है ज्योत्सना सबर ने। और ज्योत्सना सबर को मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास मेडल कितने आ चुके हैं भारत के पास में, 20, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। बात समझ में आ रही है? चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है। एक बार और इसके बारे में देखिए, पढ़िए आप चीज़ों को, है ना। हमने किसी क्वेश्चन को, हम जो एक्सरसाइज थी हमारी फोर्सेस की, उसको डिस्कस करते समय मैंने आपको जिमेक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जिमेक्स जो है वो क्या होता है उसके बारे में आप पढ़कर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में किया गया है। तो जिमेक्स का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ये आपने बताया था और इसके बारे में हमको ये चीज़ें पता है। तो थोड़ी और चीज़ों को देखिए, थोड़ा और चीज़ों को पढ़िए और फिर कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।